हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूके गवर्नमेंट के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया है मॉरिशियस के साथ टू रिटर्न चागोस आइलैंड्स टू द मॉरिशियस। हेडलाइन पढ़ के आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या न्यूज़ है, लेकिन आपको पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में समझना पड़ेगा कि ये चागोस आइलैंड्स क्या है और यूके और मॉरिशस के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चागोस आइलैंड्स के बारे में। चागोस आइलैंड्स कहाँ पे है, इसके बारे में बात करते हैं। अभी देखो फ्रेंड्स, ये हमारा इंडिया का मैप है और इंडिया के नीचे यहाँ पे मालदीव्स आइलैंड्स है, मालदीव्स के आइलैंड्स हैं। और यहाँ पे चागोस आइलैंड्स हैं, चागोस आर्कीपेलागो। अभी आर्कीपेलागो किसको बोलते हैं? एक जियोग्राफिकल टर्म है। बहुत सारे आइलैंड्स का जो ग्रुप है वो मिलके क्या बनाता है? आर्कीपेलागो। तो चागोस के अंदर ये चागोस आइलैंड्स बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है, इसके लिए उसको बोला जाता है चागोस आर्कीपेलागो, राइट ना? तो चागोस आइलैंड्स कहाँ पे एग्जैक्टली? तो इंडिया के साउथ में मालदीव्स और मालदीव्स के साउथ में है चागोस आर्कीपेलागो, बराबर। ओके। अब ये चागोस आर्किपेलागो यहाँ पे है और उसके अलावा मॉरिशियस, मॉरिशियस यहाँ पे है फ्रेंड्स, बराबर ना? मदागास्कर के एग्जैक्टली राइट में, राइट ना? ये मॉरिशियस है। ओके, ये उसका मैप हमने जूम करके देखा है, बराबर ना? ओके, राइट। तो ये मॉरिशियस यहाँ पे, चागोस आइलैंड्स यहाँ पे, बराबर। ओके, अभी न्यूज़ क्या है वो समझते हैं। न्यूज़ यहाँ पे कि यूके ने ये चागोस आइलैंड्स को रिटर्न कर दिया है। किसको रिटर्न कर दिया है? मॉरिशियस को रिटर्न कर दिया है। तो अभी तक ये चागोस आइलैंड्स के ऊपर किसका राज चलता था फ्रेंड्स? यूके गवर्नमेंट का। अभी यूके ने उसका जो चार्जशिप है वो किसको दे दिया है? मॉरिशियस को दिया है। ये यूके और मॉरिशियस के बीच में हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखो, एक चाकोस आइलैंड्स के एग्जैक्टली नीचे डियागो गैर्सिया, ये वाला आइलैंड, डियागो गैर्सिया। अभी इसका जो ऑनरशिप है, ये डियागो गैर्सिया का जो ऑनरशिप है वो अभी भी किसके पास है फ्रेंड्स? यूके के पास है, बराबर ना? ओके, यूके ने मात्र ये डियागो गैर्सिया के ऊपर जो चागोस आर्किपेलागो है, चागोस आइलैंड्स है, उसको ही किसको दिया है? मॉरिशस को दिया है, बराबर। लेकिन ये जो डियागो गार्सिया जो उसके एक्जैक्टली नीचे है, वो भी एक आइलैंड है, लेकिन उसका अभी ऑनरशिप किसके पास है? यूके के पास। अकेले यूके के पास नहीं है, यूके और यूएस दोनों उसको हैंडल कर रहे हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे, बराबर ना? लेकिन आपको मैप के माध्यम से लोकेशन समझ में आया होगा कि अभी रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने चाकोस आर्किपेलागो रिटर्न कर दिया है। किसको रिटर्न कर दिया है? मॉरिशियस को रिटर्न कर दिया है। तो चाकोस आर्किपेलागो कहाँ पे है? मॉरिशियस कहाँ पे है? और डियागो गेर्सिया को अभी यूके और यूएस के ऑनरशिप के अंडर में ही है, वो मॉरिशस को नहीं दिया है। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे? तो अभी हमने मैप के अंदर समझ लिया फ्रेंड्स, अभी न्यूज समझते हैं। तो यूके अनाउंस दैट इट विल बी सीड सोवरेनिटी ऑफ द चागोस आइलैंड्स टू द मॉरिशस, बराबर ना? यूके ने क्या अनाउंस किया कि वो चागोस आइलैंड्स की सोवरेनिटी किसको दे रहा है? मॉरिशस को दे रहा है। ओके, the settlement resolves a long-standing sovereignty dispute over the Britain's last African overseas territory while maintaining the Diego Garcia military base jointly operated by the UK and US, बराबर ना? तो यहाँ पे यूके ने जो लास्ट अफ्रीकन ओवरसीज टेरिटरी थी, बराबर ना, वो मॉरिशस को दे दी। और लेकिन डिएगो गार्सिया अभी भी उसके अंडर में है, यूके और यूएस दोनों के अंडर में है, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं चागोस आर्किपेलागो की बात करूं तो ये चागोस आइलैंड्स के अंदर 58 आइलैंड्स हैं, और इसकी वजह से उसको आर्कीपेलागो बोला जाता है, बराबर ना? ओके, वो एग्जैक्टली कहाँ पे है? तो 500 किलोमीटर साउथ में है मालदीव्स के। और कौन से ओशन के अंदर है? इंडियन ओशन के अंदर है, बराबर ना? ओके, ये जो आइलैंड्स है फ्रेंड्स वो अनइनहेबिटेड थे 18 सेंचुरी तक। लेकिन ये 18 सेंचुरी के बाद वहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट ने, फ्रांसी लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे अफ्रीकन्स को और बहुत सारे इंडियंस को बंदी बना के वहाँ पे प्लांटेशंस करवाया।
कोकोनट प्लांटेशन करवाया। और उसके बाद फ्रांस ने ये आइलैंड्स का जो ऑनरशिप है वो किसको दे दिया, ब्रिटेन को दे दिया 1814 के अंदर। और ये चाकोस है ना वो मॉरिशस के साथ अटैच थे, बराबर, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, बराबर ना। राज कौन करता था, ब्रिटेन गवर्नमेंट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था, मॉरिशियस करता था, बराबर ना। व्हेन मॉरिशस गेन द इंडिपेंडेंस इन 1968, मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटेन से, कब मिला, 1968 के अंदर। चागोस रिमेन अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, विद ब्रिटेन ऑफरिंग द मॉरिशस ए ग्रांट ऑफ $3 million फॉर द डिटेचमेंट ऑफ द आइलैंड्स, बराबर ना। ओके, क्या किया, देखो, आपको पता ही है कि बहुत सारे अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज के ऊपर ब्रिटेन का राज चलता था, और उसमें मॉरिशस भी शामिल था। और मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिला 1968 के अंदर, ओके। लेकिन चाकोस आइलैंड्स, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन मॉरिशस संभाल रहा था, वो चाकोस आइलैंड्स अभी भी किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश कंट्रोल में था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट उस चाकोस आइलैंड्स के लिए मॉरिशस को ग्रांट दी थी $3 million का पर ईयर, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, अभी ये चागोस आइलैंड्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, तो द यूके रिटेन द sovereignty ओवर द चागोस ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंपॉर्टेंस। 1966 ब्रिटेन एंड यूएस साइन अ डिफेंस एग्रीमेंट, एंड डिएगो गार्सिया, अभी जो मैंने आपको बताया कि चागोस आइलैंड्स के जस्ट नीचे है, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द चागोस आर्किपेलागो बिकम अ मेजर मिलिट्री बेस बाय द 1986, बराबर ना। तो चागोस आइलैंड्स के एग्जैक्ट नीचे जो डिएगो गार्सिया है, जो पहले चागोस आइलैंड्स का ही पार्ट था, बराबर, उसको किसने टेक ओवर किया, ब्रिटेन और यूएस दोनों हैंडल करने लगे। और 1986 के अंदर ये डियागो गार्सिया मेजर मिलिट्री बेस बना ये दोनों कंट्री का, बराबर ना। ओके, उसके अलावा तो बायट, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेल अबाउट 2000 सिविलियंस फ्रॉम द डियागो गार्सिया सेंट्रल टू द सोवेरेनिटी डिस्प्यूट, बराबर ना। तो उसके अलावा ये जो डियागो गार्सिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था, तो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी ये एडमिशन करती थी डिएगो गिरसा के अंदर। और वहां से उन लोगों ने 2000 सिविलियंस को निकाल दिया, बराबर, ओके। और एक बहुत बड़ा सा एक मिलिट्री बेस बनाया वहां पे। और डिएगो गिरसिया हैज बीन यूज्ड फॉर द क्रिटिकल यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस इंक्लूडिंग इन द गल्फ वॉर, वॉर्स इन द इराक एंड अफगानिस्तान, मतलब मलाक्का स्टेट के अंदर जो वॉर होता है, चाइना, और ये जो डिएगो गार्सिया है, बराबर, वो चाइना को काउंटर करने के लिए, ट्रेड करने के लिए एक क्रूशियल रूट है फ्रेंड्स, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो जैसे हमने समझा कि चागोस आइलैंड्स और डिएगो गार्सिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अ, अगर इंडियन ओशन के अंदर यूके और यूएस को एक्सेस चाहिए, तो ये चागोस आइलैंड्स और डिएगो गार्सिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके, राइट। और यहाँ पे 1966 के अंदर ब्रिटेन और यूएस ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया कि डिएगो गार्सिया जो चागोस आइलैंड्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है, बराबर, वहाँ पे उन लोगों ने मेजर मिलिट्री बेस बना 1986 तक। और वहाँ पे फिर एडमिशन कौन संभालने लगा, तो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी एडमिशन संभालने लगा, और 2000 सिविलियंस को निकाल दिया वहाँ से और एक बड़ा सा मिलिट्री बेस बनाया। और ये डिएगो गार्सिया उसके बाद यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने लगा। गल्फ वॉर के अंदर, इराक और अफगानिस्तान के अंदर भी उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाया फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, ओके। और अगर मैं ये सॉवरेनिटी डिस्प्यूट के बारे में बात करूं जो अभी रिसेंटली सॉल्व हुआ है, तो मॉरिशस हैज लॉन्ग क्लेम दैट द यूके इज इलीगली ऑक्यूपाई द चागोस आइलैंड्स एंड हैज रेज द इश्यू एट द यूएन एंड कोर्ट ऑफ द जस्टिस, बराबर। तो मॉरिशस ने ये इश्यू को यूनाइटेड नेशंस के अंदर और कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये इश्यू को रेज किया था। और 2017 के अंदर यूएन जनरल असेंबली रिफर्ड द इश्यू टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, which ruled in 2019 that the UK should अनकंडीशनली विड्रॉ फ्रॉम द चाकोस आर्किपेलागो, बराबर ना। तो मॉरिशियस ने बहुत ही लंबे समय से यहाँ पे केस किया था यूके के खिलाफ कि उन लोगों ने इलीगली चागोस आइलैंड्स को अपने साथ रखा है। इसके लिए यूएन जनरल असेंबली ने ये केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर डाला 2017 के अंदर। और 2019 के अंदर एक स्टेटमेंट आया उस कोर्ट का कि यूके को अनकंडीशनली विड्रॉ कर देना चाहिए अपने आप को चागोस आर्किपेलागो के अंदर से, बराबर ना। और इसकी वजह से यूके और मॉरिशस के अंदर एग्रीमेंट हुआ कि विद द यूके सीडिंग क्लेम्स ओवर द आइलैंड्स एक्सेप्ट द डिएगो गार्सिया, जस्ट डिएगो गार्सिया को यूके रूल करेगा, बाकी चागोस आइलैंड्स किसके अंडर में आएंगे, अभी मॉरिशस के अंडर में आएंगे। डिएगो गार्सिया को 99 ईयर्स तक यहाँ पे रूल करेगा यूके, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है यूके और मॉरिशस एग्रीमेंट के बीच में, बराबर ना, ओके, राइट, ओके।
ये एग्रीमेंट का जो इम्प्लीकेशन है वो क्या है, तो मॉरिशस इज नाउ फ्री टू इम्प्लीमेंट द रीसेटलमेंट ऑन द चागोस आइलैंड्स एक्सेप्ट फॉर द डिएगो गार्सिया। द यूके विल बी क्रिएट अ ट्रस्ट फंड फॉर द डिस्प्लेस चाकोशियंस, बराबर ना। तो जो डिस्प्लेस हुए हैं चाकोशियन, उसके लिए यूके क्या करेगा, ट्रस्ट फंड बनाएगा, उसको पैसा प्रोवाइड करेगा, ग्रांट प्रोवाइड करेगा। द एग्रीमेंट हेल्प्स अवॉइड द मॉरिशस सीकिंग द अल्टरनेटिव अलायंसेस सच एज विद चाइना विच इज इंक्रीजिंगली असर्टिव इन द इंडियन ओशन, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो मॉरिशस के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट एग्रीमेंट था ये, बराबर, चागोस आइलैंड्स का एक्सेस मिलना। हालांकि डियागो केर से उसको नहीं मिल पाया है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा पार्ट चागोस आइलैंड्स का उसको मिल गया है, बराबर ना। ओके, राइट। ओके, अगर मैं इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने किसको सपोर्ट किया, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, तो इंडिया ने मॉरिशस को सपोर्ट किया था, बराबर, बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स कि ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर भी रूल किया है और मॉरिशस के ऊपर भी रूल किया है। इसके लिए इंडिया को पता है कि ब्रिटेन की क्रूरता कैसी है, बराबर ना। ओके, तो इसकी वजह से इंडिया ने इस एग्रीमेंट के अंदर मॉरिशस को सपोर्ट किया था, बराबर। ओके, और इंडिया ने वोट दिया था यूएन जनरल असेंबली के अंदर 2019 के अंदर, जब ये केस रिजोल्व हुआ, बराबर ना, इंडिया ने किसको वोट दिया था, मॉरिशस को वोट दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा कि यूके ने चागोस आइलैंड्स को रिटर्न किया है मॉरिशियस को एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट के अंदर। हालांकि डियागो गार्सिया को अभी तक यूके ने रिलीज नहीं किया, 99 ईयर्स तक का रूलिंग यूके उसके ऊपर करेगा, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है यूके और मॉरिशस के बीच में, बराबर ना। ओके, और चाकोस आर्किपिलेगो के बारे में हमने समझा, उसके स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के बारे में समझा, और जो सोवरेनिटी डिस्प्यूट था मॉरिशस और यूके के बीच में उसके बारे में समझा, और ये एग्रीमेंट मॉरिशस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझा। तो आई थिंक आपको इस पूरे न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स हम सफर पॉलिसी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिटेल में देखते हैं। ओके, अगर मैं न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो न्यूज़ क्या है, तो अभी रिसेंटली हमारे जो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि हम सफ़र पॉलिसी को लॉन्च किया जा रहा है मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये हम सफ़र पॉलिसी क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव विच इज एम्ड एट enhancing द फैसिलिटीज along द इंडियाज नेशनल हाईवे। तो इंडिया की जो नेशनल हाईवेज हैं उसके आसपास फैसिलिटी को इन्हेंस करने के लिए ये पॉलिसी लॉन्च की गई है। द पॉलिसी सीक्स टू improve द कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड comfort of the highway travelers by providing the wide range of the services at the key locations along the road network। तो रोड के आसपास जो की लोकेशंस है वहां पे पैसेंजर पैसेंजर नहीं ट्रैवलर सॉरी ट्रैवलर के कन्वीनियंस, सेफ्टी और कंफर्ट को इंप्रूव करने के लिए पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। Under this policy, race stops equipped with the essential amenities like the clean washrooms, food courts, parking space, first aid services will be developed across the major highways। तो जो मेजर हाईवेज है उसके आसपास रेस स्टॉप बनाए जाएंगे, वहाँ पे सभी फैसिलिटीज मिलेगी, वॉशरूम्स, फूड कोर्ट्स, पार्किंग स्पेस, फर्स्ट एड सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, बराबर ना। डेडिकेटेड रूम्स फॉर द बेबी केयर बनाए जाएंगे, equipped with the changing tables and other essentials will be provided for the families traveling with the young children। It includes the provisions for creating the multi-utility spaces at the regular intervals to cater to the diverse needs of the travelers, बराबर ना। तो ये सब फैसिलिटीज हाईवेज के आसपास बनाई जाएगी इस पॉलिसी के अंडर में। ओके, उसके अलावा दिस स्पेसेस विल बी फीचर द फ्यूल स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स, कन्वीनियंस स्टोर्स एंड अदर roadside services that are expected to reduce the driver fatigue and improve the overall road safety, बराबर ना। तो ये सब चीजों को बनाने का प्लानिंग है इस पॉलिसी के अंडर में, बराबर ना। ओके, उसके अलावा जो डिफरेंटली एबल ट्रैवलर्स होंगे उनके लिए व्हील चेयर प्रोविजन जैसी सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी, बराबर, ये सब लोकेशंस के ऊपर। उसके अलावा जो डॉर्मिटरीज विल बी इंट्रोड्यूस अ फ्यूल स्टेशंस टू प्रोवाइड द शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन फॉर द ट्रक ड्राइवर्स ट्रैवलर्स एंड दिस रिक्वायरिंग अ रेस्ट ब्रेक ड्यूरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, बराबर ना। ओके, ये सब अचीव करने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा एक हम सफर पॉलिसी तैयार की गई है। इस पॉलिसी के अंडर में जो हमारे हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है, उसके आसपास फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाएगा और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को कंफर्ट, कन्वीनियंस और सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, सिंपल, बराबर ना। ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स, तड़ोबा
अंधेरी टाइगर रिजर्व के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में देखते हैं। तो तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इज प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस अ कैप्टिवेटिंग एडिशन टू इट्स ऑफरिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, अ थ्रिलिंग रोपवे सफारी। तो पहली बार, दुनिया के अंदर पहली बार कोई टाइगर रिजर्व के अंदर रोपवे सफारी इंट्रोड्यूस की जाने वाली है। कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर? तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के अंदर। पहले तो हम बात करते हैं तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व के बारे में। इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इट इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द महाराष्ट्र, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। और यहाँ पे एक्चुअली ये टाइगर रिजर्व के अंदर आप देख सकते हो कि दुनिया की पहली टाइगर रिजर्व जहाँ पे रोपवे सफारी इंट्रोड्यूस की जाने वाली है, बराबर। आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर विजिटर एक टाइगर रिजर्व को रोपवे के माध्यम से इसको विजिट कर पाएगा, सिंपल, बराबर ना? ओके, राइट। सबसे पहले तो ये तड़ोबा टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूं, तो महाराष्ट्र, यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र है, ये हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का मैप यहाँ पे हमने जूम करके दिखाया है। वहाँ पे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तड़ोबा टाइगर रिजर्व है, तड़ोबा अंतरे टाइगर रिजर्व है, बराबर ना? ओके। और द origin of the name Tadoba is lies with the name of the god Tadoba or Taru, which is worshipped by the tribes that live in the dense forest of the Tadoba and Andheri regions. Okay, तो अंधेरी refers to the अंधेरी river। देखो, तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का जो नाम रखा गया है वो कैसे रखा गया है? तो तड़ोबा एक गॉड का नाम है जो वर्शिप किया जाता है वहाँ के ट्राइब के द्वारा। और अंधेरी एक नदी का नाम है, तो इन दोनों का नाम को कंबाइन करके तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व नाम रखा गया है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। और कॉरिडोर की बात करूँ तो ये जो तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का जो कॉरिडोर है वो नागजीरा नवेगांव एंड पेंच टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर के साथ लिंक होता है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। और अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ तो बायोजियोग्राफिकली द रिजर्व फॉल्स इन द सेंट्रल प्लेटू प्रोविंस ऑफ द डेक्कन पेनिसुला, बराबर ना? तो हमको पता ही है कि ये महाराष्ट्र, ये जो हमारा पेनिसुला रीजन है इंडिया का, बराबर ना, वहीं पे लोकेटेड है। इसके लिए जो तड़ोबा टाइगर रिजर्व है वो भी, हाँ, इंडिया के पेनिसुला रीजन के अंदर है, बराबर ना? ओके। ओके। और बहुत सारे फ्लोरा और फोना इस टाइगर रिजर्व के अंदर पाए जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? और इस बार न्यूज न्यूज में क्यों है? बिकॉज दुनिया का पहला रोपवे सफारी बनने वाला है एक टाइगर रिजर्व के अंदर, बराबर ना? ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है तड़ोबा टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंतरी टाइगर रिजर्व, और क्यों न्यूज में है वो आपको पता होना चाहिए, बराबर ना? ओके। हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे जो वेल नोन न्यूज़पेपर्स है उसकी हेडलाइन रह चुका ये न्यूज़, थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम, इसके बारे में देखते हैं। अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है वो डेवलप किया जा रहा है यूएस के द्वारा, और यूएस ने इस मिसाइल को अभी रिसेंटली किसको सेंड किया है? तो इजराइल को सेंड किया है। आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली इजराइल और ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बराबर ना? ओके, तो इजराइल को अभी रिसेंटली थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम यूएस ने सेंड किया है, इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में है, राइट? तो ये थर्ड मिसाइल सिस्टम के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो थर्ड का फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये थार का फुल फॉर्म है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मतलब ये सिस्टम के माध्यम से हम मिसाइल से डिफेंड कर सकते हैं। कौन सी मिसाइल से डिफेंड कर सकते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल से, राइट? अभी आपको पता ही है फ्रेंड्स, इसराइल का खुद का भी एंटी मिसाइल सिस्टम है, आयरन डोम, आपने नाम सुना होगा, आयरन डोम। और ये आयरन डोम के अलावा इसराइल ने यहाँ पे यूएस से कौन सा एंटी मिसाइल सिस्टम मंगाया है? थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम मंगाया है। ये जो थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है वो कौन सी मिसाइल को रोक सकता है? बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। अभी आपके मन में विचार आएगा कि सर ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, पहले हम वो समझ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मिसाइल नॉर्मली दो टाइप की होती है।
एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है और एक क्रूज मिसाइल होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे मिसाइल लॉन्च करनी है और मेरा टारगेट ये है। तो अगर जो मैंने मिसाइल लॉन्च की है वो अगर जमीन के पैरेलल चलता है, वो मिसाइल अगर जमीन के पैरेलल चलता है तो वो मिसाइल कौन सी है? क्रूज मिसाइल है। लेकिन अगर मैंने मिसाइल लॉन्च की है वो पहले एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगा फिर वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करके टारगेट को हिट करेगा, तो ऐसी मिसाइल को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल को डिफेंड करने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए ये थार्ड सिस्टम बनाई गई है। क्रूज मिसाइल को वो नहीं रोक पाएगा, सिंपल, बराबर है। ओके, तो अभी कोई भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? तो देखो फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल ये दुश्मन का मिसाइल आया, अभी मिसाइल हमारे रेंज में आया कि नहीं वो कौन डिटेक्ट करेगा? तो रडार डिटेक्ट करेगा। वो मिसाइल कितनी स्पीड से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसका परफेक्ट लोकेशन कौन डिटेक्ट करेगा? तो एक कंट्रोल सिस्टम डिटेक्ट करेगा। और वो लोकेशन को डिटेक्ट करने के बाद ये जो लॉन्चर होगा वो अपनी सिस्टम में से एक और मिसाइल लॉन्च करेगा जो दुश्मन की मिसाइल को डिफेंड करेगा, सिंपल, बराबर ना। तो एक पर्टिकुलर डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर, एंटी मिसाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है? एक रडार होता है, एक कंट्रोल सिस्टम होता है और एक लॉन्चर होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है एंटी मिसाइल सिस्टम, वो यूएस ने अभी इसराइल को सेंड किया है। इस सिस्टम का नाम है थार्ड, फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, ये मिसाइल की अगर मैं रेंज की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये जो थार्ड है कैन इंटरसेप्ट द मिसाइल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये जो थार्ड डिफेंस सिस्टम है वो ऐसी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में से आती हो या तो फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर से भी आती है, फॉर एग्जांपल, बराबर ना। टोटल उसकी जो एल्टीट्यूड है ये मिसाइल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का 150 किलोमीटर तक का वो एल्टीट्यूड अचीव कर सकता है, बराबर ना। ओके, राइट। और इट इज मोबाइल बिकॉज आप देख सकते हो किस तरीके से हम इसको ट्रक के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रक के ऊपर माउंट किया हुआ डिफेंस सिस्टम है, राइट ना। तो ये मोबाइल है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ले जा सकते हो। इसका इंटरनेशनल यूज भी होता है, बहुत सारे देशों ने इसको प्रोक्योर करवाया है, साउथ कोरिया, इसराइल और यूएई ने। और उसकी लिमिटेशन क्या है? वो मात्र बैलिस्टिक मिसाइल को ही डिफेंड कर सकता है, बराबर, बैलिस्टिक मिसाइल को ही रोक सकता है, वो क्रूज मिसाइल को नहीं रोक सकता फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, शॉर्ट रेंज रॉकेट को भी नहीं रोक सकता, ये उसके लिमिटेशंस है, बराबर ना। ओके, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि व्हाट इज थार्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, किसने डेवलप की, किसको दी, इसके लिए वो हमने रिसेंट न्यूज़ में पढ़ा कि यूएस ने इसराइल को ही सिस्टम दिया है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अगेन स्पेस रिलेटेड न्यूज़ है कि नासा ने लॉन्च किया है यूरोपा क्लिपर मिशन टू एक्सप्लोर द साइन ऑफ लाइफ ऑन द जुपिटर्स मून। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में समझते हैं। तो एक यूरोपा क्लिपर नाम का एक मिशन लॉन्च किया है, किसके द्वारा? नासा के द्वारा। और ये जो मिशन है वो 290 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करेगा, कितने साल के अंदर? 6 साल के अंदर, बराबर ना। क्यों? तो यहाँ पे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, जो गुरु ग्रह है जिसको हम जुपिटर बोलते हैं, उसका जो चंद्रमा है यूरोपा, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं? यूरोपा। देखो जैसे अर्थ का एक चंद्रमा है मून, उसी तरीके से गुरु ग्रह के बहुत सारे चंद्रमा है, बराबर ना। उसमें से एक चंद्रमा का नाम है यूरोपा, और उसके ऊपर लाइफ की उत्पत्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर। और ये जो दूरी है इस मिशन, ये मिशन के अंदर कितने किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी इस मिशन के अंदर? 290 करोड़ किलोमीटर की दूरी। 6 साल के बाद ये नासा का मिशन वहां पे पहुंचेगा, बराबर ना, गुरु ग्रह के चांद के ऊपर, जिसका नाम है यूरोपा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, राइट। और अगर मैं इस मिशन के बारे में बात करूं, इट इज अ नासास मिशन टू स्टडी द जुपिटर्स आईसी मून यूरोपा। यूरोपा को स्टडी करने के लिए नासा ने मिशन को लॉन्च किया, इसके लिए उसका नाम है यूरोपा क्लिपर। द मिशन विल बी प्लेस अ स्पेस क्राफ्ट इन ऑर्बिट अराउंड द जुपिटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूरोपा। इस मिशन के अंडर में एक स्पेस क्राफ्ट प्लेस किया जाएगा, कहाँ पे? ऑर्बिट, किसकी ऑर्बिट के अंदर? जुपिटर की ऑर्बिट के अंदर, ताकि हम ये यूरोपा के बारे में एक डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर पाए, सिंपल। द फर्स्ट नासा स्पेसक्राफ्ट विच इज डेडिकेटेड टू स्टडिंग एन ओशन वर्ल्ड बियॉन्ड द अर्थ। यहाँ पे नासा का ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जो अर्थ के बाहर ओशन वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए भेजा गया है।
आप देख सकते हो ये जो यूरोपा ग्रह है ना, ये यूरोपा जो मून है जुपिटर का, वो एक आइसी मून है। उसके अंदर बहुत सारा पानी है। एक तो उस सरफेस के ऊपर आइस है, लेकिन उसके नीचे बहुत सारा पानी है, बराबर ना। तो ये ओशन वर्ल्ड को, और वो भी अर्थ के बाहर पहली बार स्टडी करने के लिए भेजा गया है नासा के द्वारा, बराबर ना। ओके, ये मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, वो कि ये जो यूरोपा है क्या वो हैबिटेबल है कि नहीं, वो चेक करने का है, सिंपल, बराबर है। क्योंकि वहां पे बहुत सारी मात्रा में पानी है, सरफेस के ऊपर आइस है, तो क्या वहां पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, वो चेक करने के लिए इस मिशन को भेजा गया है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर 9 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल किया जाएगा, एंड अ ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट दैट यूजेस द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। और आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि सर, कि इतना लंबा किलोमीटर का दूरी तय करना है, तो ये स्पेसक्राफ्ट के अंदर फ्यूल कैसे आएगा। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है फ्रेंड्स, वो सोलर एरे के ऊपर काम करेगा। सोलर एनर्जी के ऊपर से ये स्पेसक्राफ्ट अपने आप को एनर्जाइज करेगा, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो सोलर लाइट का यूज करके अपने आप को पावराइज करके ये इतना किलोमीटर का दूरी तय करेगा, सिंपल, बराबर ना। ओके, राइट। और सिंपल न्यूज़ है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स, कि नासा ने अभी यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है 290 करोड़ किलोमीटर की दूरी के लिए। 6 साल की ये यात्रा है, ओके, और 2030 में वो यूरोपा तक पहुंचेगा। और ये जो पूरा मिशन है उसको सोलर एनर्जी के माध्यम से यहाँ पे एनर्जाइज करने की बात चल रही है, बराबर ना। ओके, और नासा का ये पहला मिशन है ओशन वर्ल्ड को स्टडी करने का, ओ अर्थ के बाहर, बराबर ना। ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, और ये जो यूरोपा है वो जुपिटर का चंद्रमा है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, राइट, चलो। अगेन एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, और अगेन आप देख सकते हो बहुत सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर के अंदर ये हेडलाइन बन चुका है कि अभी रिसेंटली हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा जो हमारी जो लेडी जस्टिस है उनका नया स्टैच्यू लॉन्च किया गया है। ओके, और ये जो नए स्टैच्यू के अंदर क्या क्या डिफरेंस है पुराने स्टैच्यू के कंपेरिजन में, वो आपको देखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर ना। ओके, तो जिसको हम बोलते हैं जस्टिस लेडी, जिनका स्टैच्यू आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज के अंदर, और उनका स्टैच्यू अभी चेंज हो गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पुराना जो स्टैचू था जस्टिस लेडी का, तो वो कैसा था कि उनके लेफ्ट हैंड में तलवार थी, उनके राइट हैंड में तराजू था, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, बराबर ना। और वाइट कलर के स्क्वायर ब्लॉक के ऊपर उनको खड़ा किया गया था, राइट ना। और अभी जो नया स्टेचू रिवील किया गया है उसके अंदर आंखों पे से पट्टी को हटाया गया है, ध्यान में रखना है। राइट हैंड में तो तराजू है ही, उसके अलावा जो लेफ्ट हैंड में पहले तलवार था यहाँ पे, वहां पे अभी लेफ्ट हैंड में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है फ्रेंड्स, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो चेंजेस की अगर बात करें तो आंखों पे से पट्टी निकाली गई है, और बाएं हाथ के अंदर जो हमारा संविधान की किताब है उसको रखा गया है, सिंपल, बराबर ना। ओके, बाकी मूर्ति सफेद रंग की है, और सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको रखा गया है, सिंपल, बराबर ना। तो ये चेंजेस रखे गए हैं, ध्यान में रखना है। तो लेडी ऑफ जस्टिस का नया स्टेच्यू, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो आपको जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। ओके, चलो। और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नया फ्लैग लॉन्च किया गया है, एक नया एम्बलेम लॉन्च किया गया है उनका। तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और अभी रिसेंटली जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ये नया स्टेच्यू भी रिवील किया गया है। ओके, राइट, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है एक रिवैम्प्ड ई माइग्रेट वेब पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन टू हेल्प टू प्रमोट द सेफ एंड लीगल मोबिलिटी। इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो ई माइग्रेट वेब पोर्टल है, इसको रिवैम्प किया गया है। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड लेबर एंड एम्प्लॉय मिनिस्टर मनसुख मांडविया, इन दोनों ने साथ में मिलकर ई माइग्रेट पोर्टल लॉन्च किया, अपडेटेड ई माइग्रेट पोर्टल लॉन्च किया, और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया ई माइग्रेशन का, राइट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका मोटिव क्या है, राइट। तो अगर मैं इस बात करूँ ये ई माइग्रेट वेब पोर्टल के बारे में, ई माइग्रेट वर्जन 2.0 के बारे में, और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, तो ये जो पोर्टल और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो क्यों डिजाइन की गई है, टू स्ट्रीमलाइन द ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस फॉर द इंडियन वर्कर्स। अभी देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्कैम सामने आ रहे हैं कि हमारे जो इंडियन पर्सन्स है जो विदेश के अंदर जॉब के लिए, जॉब पर्सपेक्टिव से विदेश के लिए वो माइग्रेट होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके पता चलता है कि उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है, और उनके पास स्कैम हो गया है। यहाँ से तो फेक ऑफर लेटर दिखा के
उनको वहां पे बुलाएगा और वहां पे जाने के बाद उनको पता चला कि ऐसी कोई कंपनी ही नहीं है, ऐसा कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम हमारे सामने आए हैं। तो इस स्कैम से बचने के लिए यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है उनके द्वारा ई माइग्रेट वेब पोर्टल जो पहले से बनाया गया था, जस्ट उसको अपडेट किया गया है और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है इन ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए। कैसे सपोर्ट किया जाएगा? तो दिस प्लेटफॉर्म हेल्प विद द रजिस्ट्रेशन, recruitment tracking and accessing authorized employers while also offering a grievance redressal mechanism for the workers abroad। तो ये सिस्टम के माध्यम से, ये वेब पोर्टल्स के माध्यम से और ये मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो जॉब पर्पज से अब्रॉड जाना चाहता है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पहले यहाँ से जाते वक्त। उसके अलावा जो पर्पज के लिए जहाँ पे उसका रिक्रूटमेंट होने वाला है उसका कंप्लीट रिक्रूटमेंट ट्रैकिंग होगा इस वेब पोर्टल के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से। और वो जो एम्प्लॉयर है वो ऑथोराइज है कि नहीं वो चेक किया जाएगा। उसके अलावा जो वर्कर्स हमारे अब्रॉड में काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई ग्रेवियंस है तो ये ग्रेवियंस रिड्यूसल मैकेनिज्म भी इस वेब पोर्टल और इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारे जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है दोनों साथ में मिलकर ये पोर्टल को और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, ई माइग्रेट पोर्टल ध्यान में रखना है, राइट। तो मैंने आपको पूरा समझा लिया कि क्यों इस पोर्टल को डेवलप किया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बराबर ना? ओके ओके। उसके अलावा ये जो रिवेम पोर्टल है, ई माइग्रेट पोर्टल, उसको इंटीग्रेट किया गया है डिजी लॉकर के साथ। इसका फायदा क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर कोई व्यक्ति उसने अपने डॉक्यूमेंट्स को ये डिजी लॉकर के अंदर स्टोर कर दिया है और अगर वो व्यक्ति माइग्रेट होके वहां पे जा रहा है, अपलोड के अंदर जा रहा है, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स खो गए फिर भी ये डिजी लॉकर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हो गए उसके माध्यम से वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है, अपने आप के रिक्रूटमेंट को ट्रैकिंग करवा सकता है। और उसके अलावा एक पर्टिकुलर व्यक्ति अपने आसपास के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी इस पोर्टल के ऊपर और इस वेब एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर करवा सकता है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है फॉर एग्जांपल, अगर उसको समझ में नहीं आता कि कैसे रजिस्टर किया जाए, तो वो अपने आसपास के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, बराबर ना? ओके। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर का, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ पे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट फ्रेंड्स नोबेल पीस प्राइज के बारे में। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे नोबेल प्राइज अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। आपको जस्ट होमवर्क करना है कि कितनी फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है और ये नोबेल प्राइज किसके नाम के ऊपर से दिया जाता है। नोबेल प्राइज के बारे में आपको स्टैटिक फैक्ट्स जानने हैं, कितनी फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है वो आपको पता करना है, और इस साल 2024 में अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज किसको मिला और क्यों मिला वो आपको फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा फ्रेंड्स। और उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आज हम डिस्कस करते हैं, नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज 2024 का भी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। और ये जो नोबेल पीस प्राइज 2024 का किसको दिया गया फ्रेंड्स, तो एक संस्था को दिया गया है। ये संस्था का नाम है फ्रेंड्स निहोन हिंडाक्यो। निहोन हिंडाक्यो ये संस्था का नाम है। नाम से पता चलता है कि ये संस्था जापान की है फ्रेंड्स, बराबर ना? तो यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज 2024 का निहोन हिंडाक्यो नाम की संस्था को ये प्राइज दिया गया है। अभी ये क्यों दिया गया है उसके बारे में बात करें तो न्यूज़ क्या है। निहोन हिंडाक्यो, द ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सर्वाइवर ऑफ द 1945 bombings of Hiroshima and Nagasaki, called हिबाकुशा, has been awarded the Nobel Peace Prize for the 2024। तो ये जो संस्था है नियोन हिंडाक्यो जो जापान की संस्था है उसको नोबेल पीस प्राइज क्यों मिला? बिकॉज ये जो संस्था है ना वो किसके वेलफेयर के लिए काम कर रही है। 1945 के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, और वहां के ये हिरोशिमा और नागासाकी के जो दो जो सर्वाइवर्स है, ये बॉम्ब अटैक के जो सर्वाइवर्स है, जिनको क्या बोला जाता है, हिबाकुशा। ये हिबाकुशा को ये संस्था सपोर्ट करती है क्योंकि ये जो परमाणु बम अटैक था यूएस के द्वारा जो जापान के ऊपर किया गया था 1945 के अंदर, वो इतना खतरनाक था फ्रेंड्स। जब ये किया गया 1945 के अंदर, बराबर, जो हिरोशिमा के ऊपर किया गया था वो लिटिल बॉय, उस बॉम्ब का नाम क्या था क्या नाम था, लिटिल बॉय। और जो नागासाकी के ऊपर किया गया था उस बॉम्ब का नाम आपको जस्ट पता करना है। और ये बॉम्ब अटैक से लाखों लोगों की जान हुई थी, जान गई थी, और जो सरवाइव कर चुके थे उस बॉम्ब अटैक के अंदर, और उसके अलावा उनकी जो सक्सेसर्स है फ्रेंड्स, उनकी जो आने वाली जो पीढ़ियां है, बराबर ना,
उनके अंदर भी ये अटैक की वजह से बहुत सारे डिफेक्ट्स देखने को मिले, और उसका नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने ये जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दिया कि भाई ये लोग के अंदर तो रेडिएशन है, अगर हम उनके पास जाएंगे तो हमारे अंदर भी रेडिएशन आ जाएगा। तो ऐसा लोगों के अंदर डर हो गया, और जो लोग सर्वाइवर थे इस बॉम्ब अटैक के, उनको बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। तो ऐसे लोगों को सर्वाइव करने के लिए, ऐसे लोगों के सर्वाइवल के लिए एक संस्था सामने आई, निहोन हिंडाक्यो। जो ऐसे लोग जो हिरोशिमा और नागासाकी के जो बॉम्बिंग से उनके अंदर से सर्वाइव सर्वाइव कर चुके थे, लेकिन लोगों के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो बहुत सारे बैकवर्ड सिचुएशन में चले गए थे, उनके सर्वाइवल के लिए ये संस्था ने काम किया, निहोन हिंडाक्यो, राइट। और जो हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग्स के अंदर सर्वाइवल रह चुके हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है, हिबाकुशा। ये हिबाकुशा को सपोर्ट करती थी ये संस्था, और इसकी वजह से ये नोबेल पीस प्राइज 2024 का इसको मिला है, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो ध्यान में रखना है, सिंपल न्यूज़ है कि नोबेल पीस प्राइज 2024 का किसको मिला है, तो जापान की एक संस्था है निहोन हिंडाक्यो, जो हिबाकुशा को सपोर्ट करती है। हिबाकुशा क्या है, हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग्स के अंदर जो सरवाइव कर चुके हैं उनको सपोर्ट करती है, बराबर है, ओके। और ये हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो परमाणु बम गिराया गया था यूएस की तरफ, कब गिराया गया था, 1945 के अंदर। और हिरोशिमा का तो मैंने यहाँ पे लिखा है लिटिल बॉय, उसका नाम है। नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम क्या है वो आपको पता करना है, ओके। और नोबेल पीस प्राइज किसको मिला, ये संस्था का नाम याद रखना है, निहोन हिंडाक्यो, फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। चलो, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्ल्ड फूड डे के बारे में। वर्ल्ड फूड डे 2024 अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया, तो उसके बारे में बात करते हैं, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं, क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है, कौन इसको सेलिब्रेट करता है, इसके बारे में बात करें। The World Food Day is celebrated annually on 16 October across the globe to honor the establishment of the Food and Agriculture Organization। तो ये जो संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके एस्टेब्लिशमेंट को ऑनर करने के लिए वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस संस्था के बारे में बात करें, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। तो ये जो संस्था है फ्रेंड्स, वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर में काम करती है, यूएन की एक संस्था है, दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। ये संस्था का मेन ऑब्जेक्टिव है दुनिया के अंदर हंगर को डिफीट करना। इट इज द ओल्डेस्ट परमानेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन विच इज एस्टेब्लिश्ड इन अक्टूबर 1945। ये यूएन की सबसे ओल्डेस्ट एजेंसी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो 1945 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी, फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। यहाँ पे इस संस्था का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यूएन का, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन, increase the agricultural productivity, raise the standard of living in the rural population and contribute to the global economic growth। तो ये पर्सपेक्टिव से ये संस्था को बनाया गया है, बराबर ना, ओके। और अगर मैं इस संस्था के अदर फंक्शंस के बारे में बात करूं तो वो रिसर्च कैरी आउट करता है एग्रीकल्चर के अंदर, टेक्निकल असिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्ट इन इंडिविजुअल कंट्रीज, ऑपरेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, मेंटेन्स इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट सर्विस, और पब्लिश अ नंबर ऑफ पीरियडियल्स, ईयर बुक्स एंड रिसर्च बुलेटिन्स। तो ये एक्टिविटी करती है संस्था पूरे साल के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली के अंदर, और 194 मेंबर स्टेट्स इस संस्था के मेंबर्स हैं, राइट ना। 194 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ये संस्था के मेंबर हैं। और इस संस्था को फंडिंग 100% फंडिंग उसके मेंबर कंट्रीज के द्वारा मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करूँ तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं पूरे साल के अंदर, तो सोफो, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट, सोफिया, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, सोको, स्टेट ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, एंड सोफी, स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ये संस्था के द्वारा पूरे साल में रिवील किए जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इसी दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सबसे पुरानी संस्था यूएन की, उसके फंक्शंस के बारे में हमने देखा, उसके हेडक्वार्टर के बारे में देखा, और कौन कौन से रिपोर्ट वो लॉन्च करती है उसके बारे में देखा। आई थिंक आपको इस न्यूज़ पे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।